अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फिरोज शाह, किस्त नंबर 3 यानी तीसरी किस्त। चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। सुल्तान ने सबको रुख्सत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। इससे सुल्तान बगदाद से अपने साथ लाया था। वो ढेर उम्र आदमी था, अदाकारी, चरब ज़बानी और भेस बदलने का माहिर था। उसने जंगों में जासूसी की भी थी और जासूसों को पकड़ा भी था। इसका अपना एक ग्रोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता था। सुल्तान को जासूसी की अहमियत से वाक़फ़ियत थी। फ़नी महारत के अलावा अली बिन सुफियान में भी वही जज्बा था जो सुल्तान अय्यूबी में था। तुमने सुना अली, ये लोग कहते हैं कि नाजी किसी से हुक्म नहीं लेता, वो अपनी मनवाता है। सलाहुद्दीन ने कहा, हाँ मैंने सुन लिया। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का ये कमांडर जिसका नाम नाजी है, नापाक जहनीत का मालिक है। इसके मुताल्लिक मैं पहले से ही कुछ जानता हूँ। ये फ़ौज जो हमारे ख़जाने से तनख्वाह ले रही है, दरअसल नाजी की ज़ाती फ़ौज है। इसने हुकूमती हलकों में ऐसी साजिशें की हैं जिसने हुकूमती ढांचे को बेहद कमज़ोर कर दिया है। आपका ये फैसला बिल्कुल बजा है कि फ़ौज में हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए, जो आपको तफसीली रिपोर्ट दूँगा। मुझे शक है कि सूडानी फ़ौज इसकी वफादार है, हमारी नहीं। आपको इसकी फ़ौज की तरबियत और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सुपुर्दोश करना पड़ेगा। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं अपने ही सफ़ों में अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता। नाजी अपने घर का भेदी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, इसको सुपुर्दोश करके दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवारें गैरों के लिए हैं, अपनों को खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की जहनीत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम इस फ़ौज की जहनीत मालूम करने की कोशिश करो और मुझे ठीक रिपोर्ट दो कि फ़ौज कहाँ तक हमारी वफादार है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मगर नाजी इतना कच्चा नहीं था। इसकी जहनीत प्यार और मोहब्बत की बखेड़ों से आज़ाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने किरदार और शैतानियत के साथ। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जिसे वो अपने जाल में फंसाना चाहता था उसके सामने मोम बन जाता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने यही रवैया अख्तियार किया, यहाँ तक कि वह सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने बैठता भी नहीं था। हाँ में हाँ मिलाता चला जाता था। उसने मिस्र के मुख्तलिफ हिस्सों में सुल्तान सलाहुद्दीन के हुक्म के मुताबिक फ़ौज के लिए आम भर्ती शुरू कर दी थी, अगरचे ये काम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था। दिन गुजरते गए। सुल्तान सलाहुद्दीन इसके कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन को यकीन दिलाया था कि सूडानी फ़ौज इसके हुक्म की मुंतज़िर है और ये कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। नाजी 2-3 बार सलाहुद्दीन को कह चुका था कि सूडानी फ़ौज बॉडीगार्ड्स की तरफ से इसे दावत देना चाहता है और फ़ौज इसके एजाज़ में जश्न मनाने को बेताब है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ये दावत मसरूफियात की वजह से कबूल नहीं कर सका। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में 2 मोहतमिद जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। 2 नाचने वाली यहाँ हल्की हल्की मौसीकी पर मस्ती में आई हुई नागनों की तरह महसूर कुन अदाओं से रक्स कर रही थी। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे। इनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इस कदर थे कि उनके सत्तर ढके हुए थे। इस रक्स में खुमार का तासर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स के नशे में महव होता था तो कोई अंदर आने की जुर्रत नहीं करता था। सिर्फ नाजी के दरबान को मालूम था कि वो कौन सा काम है जिसके लिए नाजी शराब शबाब की महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जुर्रत नहीं करता था। इसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया। वहाँ सूडानी लिबास में मलबूस एक 1.5 उम्र
का आदमी था। इसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी इसके चेहरे की दिलकशी और कद काट देखकर ठठक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अय्याशी के लिए दरकार नहीं थी, उनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें से एक ये था कि वो उनमें से बहुत ही खूबसूरत और अय्याश लड़कियों के ज़रिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था। और एक काम ये भी था कि वो उन्हें अमीरों और हुक्मरानों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया करता था और साथ में उनसे जासूसी भी करा लिया करता था। जिस तरह कसाब जानवरों को देखकर बताता है कि इसका गोश्त कितना है, इसी तरह नाजी भी लड़की को देखकर बताता कि ये लड़की किस काम के लिए मौजूद है। लड़कियों के व्यापारी और बुर्दाफरोश अक्सर माल नाजी के पास ही लाया करते थे। यह आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से लगता था। लड़की के बारे में उसने बताया कि लड़की तजर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को ज़बान के मीठे पानी की वजह से पानी में तब्दील भी कर सकती है। नाजी ने इसका तफसीली इंटरव्यू लिया। वो इस फान का माहिर था। उसने राय कायम की कि जिस काम के लिए वो इस लड़की को तैयार कर रहा है, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ये लड़की उस काम के लिए मौजूद होगी। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी इस लड़की को अपने कमरे में ले कर चला गया, जहाँ इसके साथ रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा और जब लड़की ने अपना चोगा उतार कर अपने जिस्म को दो बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहले नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए क्योंकि उनकी कीमत कम हो गई थी। नाजी ने इस वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और लड़की को पास बैठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने ज़कोई बताया। नाजी ने इससे कहा, ज़कोई, तुमको यहाँ लाने वाले ने बताया है कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। वो पत्थर कौन है? ज़कोई ने सवाल किया। नया अमीर मिस्र, नाजी ने कहा। वो सलार आज़म भी है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ज़कोई ने पूछा। हाँ, अगर तुम इसको पानी में तब्दील कर दो तो मैं इसके वज़न जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूँगा। वो शराब तो पीता होगा? ज़कोई ने कहा। नहीं, शराब, नाच गाना, तफरीह से वो इतनी ही नफरत करता है जितनी एक मुसलमान खंजीर से करता है। नाजी ने कहा, मैंने सुना था कि आपके पास तो लड़कियों का एक तलस्म है जो नील की रवानी को भी रोक लेता है। तो क्या वो तलस्म नाकाम हुआ? ज़कोई ने पूछा। मैंने अभी तक उनको आजमाया नहीं है। ये काम तुम कर सकती हो। मैं तुमको सुल्तान की आदतों के बारे में बता देता हूँ। नाजी ने कहा। क्या आप इसे ज़हर देना चाहते हैं? ज़कोई ने पूछा। नहीं, अभी नहीं। मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बैठकर शराब पिला सकूँ। अगर इसको कत्ल करना मकसूद था तो मैं ये काम हशीशियन से आसानी के साथ कर सकता था। नाजी ने जवाब दिया। यानी आप सुल्तान से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं? ज़कोई ने कहा। इतना बरजस्ता जुमला सुनकर नाजी लड़की को चंद लम्हे गौर से देखते रहा। लड़की इसकी तवक्को से ज़्यादा ज़हीन थी। हाँ ज़कोई, नाजी ने इसके नर्म व मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हमनवा और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे इससे क्या काम लेना है। नाजी ने कहा और ज़रा सोच कर बोला, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि एक जादू सुल्तान के हाथों में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न पर उसके हाथों का जादू चल गया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन तुमको मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथों में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बात की है, वरना मेरी हैसियत और रुतबे का इंसान एक पेशेवर लड़की से पहली मुलाकात में ऐसी बातें नहीं करता। यह आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़कोई ने कहा। मुझे ये बताइए कि मेरे सुल्तान तक रसाई कैसी होगी? मैं इसे एक जश्न में बुला रहा हूँ, नाजी ने कहा, और इसी रात में ही आपको इसके खेमे में दाखिल कर दूँगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है, बाकी मैं संभाल लूँगी। ज़कोई ने कहा। वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गईं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतज़ामिया और फौज के
ये नई भर्ती में इतना मसरूफ़ था कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त नहीं निकाल सका। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को नाजी के मुताबिक जो रिपोर्ट दी थी उसने सुल्तान को परेशान कर दिया था। सुल्तान अली से कहा, इसका मतलब ये है कि नाजी सलेबियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सांप है जिसे मिस्री इमारत अपनी आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तकरीबकारी की तफसील बतानी शुरू कर दी कि नाजी ने किस तरह बड़े बड़े अहदेदारों को हाथ में लिया और मुताविये में मनमानी करता रहा और कहा, और जिस सूडानी सिपाह का उससे पसलार है वो हमारी बजाय नाजी की वफादार है। क्या आप इसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, इलाज शुरू भी कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपाह भर्ती किए जा रहे हैं वो सूडानी बॉडीगार्ड्स में वो ढूंढ कर दूँगा। फिर ये फ़ौज ना सूडानी होगी और ना मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फ़ौज में जज़ब हो जाएगी। नाजी को मैं इसके असल ठिकाने पर ले आऊँगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि नाजी ने सलेबियों के साथ ही गठजोड़ कर रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप मिल्लत इस्लामियों को एक मजबूत मरकज़ पर लाकर इस्लाम को वसत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाबों को दीवाने का ख्वाब बना रहा है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये मुझ पर छोड़ दें। अली ने कहा, मैं जो करूँगा वो आपको साथ साथ बताता रहूँगा। आप मुतमईन रहें, मैंने इसके गिर्द जासूसी की ऐसी दीवार चुन दी है जिसकी आँख भी है, कान भी, और ये दीवार मुतहरिक भी है। यूँ समझ लें कि मैंने इसको अपनी जासूसी के किले में कैद कर लिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर भरोसा था कि उसने अली से इसके दरपर्दा कार्रवाई की तफसील ना पूछी। अली ने सुल्तान से पूछा, मालूम हुआ है वो आपको जश्न पर बुलाना चाहता है। अगर ये ठीक बात है तो उसकी दावत इस वक्त कबूल कर लें जब मैं आपको कहूँगा। अय्यूबी उठा और अपने हाथ पीछे करके टहलने लगा। इसकी आह निकली, वो रुक गया। वो बोला, बिन सुफियान, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद ज़िंदगी बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए। कभी कभी ये बात दिमाग में आती है कि वो लोग कितने खुश नसीब हैं जिनकी कौमी हिस्स मुर्दा हो चुकी होती है और जिनका कोई किरदार नहीं होता, बड़े मज़े से जीते हैं और अपनी आई पर मार जाते हैं। वो बदनसीब है अमीर मोहतरम। अली बिन सुफियान ने कहा, हाँ बिन सुफियान, मैं जब इन्हें खुश नसीब कहता हूँ तो पता नहीं कौन मेरे कानों में ये बात डाल लेता है कि जो तुमने कही, मगर सोचता हूँ कि अगर हमने तारीख़ का धारा इस मोड़ पर ना बदला तो मिल्लत इस्लामी सहराओं में, वादियों में गुम हो जाएगा। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलेबियों का अलाकार बन रहे हैं। मुझे इस बात का डर भी है कि अगर मुसलमान ज़िंदा भी रहे तो वो हमेशा सलेबियों के ग़ुलाम और अलाकार बने रहेंगे। वो इसी पर खुश होंगे कि वो ज़िंदा होंगे, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। ज़रा नक्शा देखूँ अली, आधी सदी में हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सिकुड़ कर रह गया है। वो खामोश हो गया और टहलने लगा और फिर सर झटक कर अली को देखने लगा। जब तबाही अपने अंदर से उठती है तो इससे रोकना मुहाल होता है। अगर हमारी खिलाफतों और इमारतों का यही हाल रहा तो सलेबियों को हम पर हमला करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार, अपनी कौमियत जला रहे हैं, उसमें सलेबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। इनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना आज़म पूरा ना कर सकूँ, मैं शायद सलेबियों से शिकस्त भी खा जाऊँ, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूँ। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा नहीं करना। इनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई समझौता, कोई मुआहदा नहीं करना। आपका लहजा बता रहा है कि जैसे आप अपने अज़्म से मायूस हो गए। अली बिन सुफियान ने कहा, मायूस नहीं, जज्बाती। अली, मेरा एक हुक्म तर्क शोबों तक पहुँचा दे, भर्ती तेज़ कर दो और कोशिश करो कि फ़ौज के लिए ऐसे आदमी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करो जिनको जंग जदल का पहले से तजर्बा हो। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दो और तुम अपने लिए ज़हन नशीन कर दो कि ऐसे जासूसों को दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शब खून भी मारे। ये जांबाजों का दस्ता होगा। इन्हें खसूसी तरबियत दो। इनमें ये सफ़ात पैदा करो कि वो ऊँट की तरह सहरा में ज़्यादा से ज़्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सकें। इनकी नज़रें क़ाब की तरह तेज़ हों, इनमें सराही ढूंढुई की मकारी हो
और वो दुश्मन की पर चींटी की तरह झपटने की महारत और ताकत के मालिक हों। इनमें शराब और हशीश की आदत ना हो और औरत के लिए वो बर्फ़ की तरह यख हों। बढ़ती तेज़ करात वाली सुफियान, और याद रखो मैं हजूम का कायल नहीं, मुझे लड़ने वालों की ज़रूरत है, खाह तादाद थोड़ी हो, इनमें कौमी जज्बा हो और मेरे अज़्म को समझते हो। अगले 10 दिनों में हज़ार हाथ तरबियत याफ्ता सिपाही अमारत मिस्र की फ़ौज में आ गए और उन 10 दिनों में ज़कुई को नाजी ने ट्रेनिंग दे दी कि वो सुल्तान को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फंसा कर इसकी शख्सियत और इसका किरदार कमज़ोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने जब ज़कुई को देखा तो उन्होंने कहा कि मिस्र के फ़िरऔन भी इस लड़की को देख लेते तो वो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निज़ाम था, बहुत तेज़ और दलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सुल्तान का ख़ास मशीर है और अरब का बाना हुआ सुराग रसां। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और अली को कत्ल करने का मंसूबा भी तैयार किया था। ज़ुकोई को नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने जाल में फंसाने का तैयार किया, लेकिन वो महसूस नहीं कर सका कि मराकश की रहने वाली ये लड़की खुद इसके अपने हिसाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्ल सूरत ही की दिलकश नहीं थी, इसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी इसको अपने पास बैठाकर बातें ये किया करता था। उसने दोनों नाचने गाने वालियों से निगाहें फेर लीं जो इसकी मंजूर नज़र थी। 3-4 रातों से नाजी ने इन लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया भी नहीं था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनके आगोश से ज़कुई की आगोश में चली गई थी। उन्होंने ज़कुई को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचना शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुँची कि उसे कत्ल किया जाए, लेकिन इसको कत्ल करना इतना आसान ना था क्योंकि नाजी ने इसे जो कमरा दिया था उस पर 2 मुआवज़ों का पैरा हुआ करता था। इसके अलावा ये दोनों लड़कियां इस मकान से बिला इजाज़त नहीं निकल सकती थीं जो नाजी ने इन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खादमा को एतमाद में लेना शुरू किया। वो इसके हाथ से ज़कुई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का महाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र के पुराने बॉडीगार्ड्स थे। इसकी जगह अली ने इन सिपाहियों में बॉडीगार्ड्स का दस्ता तैयार किया जो नए आए थे। ये जब माजू का नया दस्ता था जो सिपाहगरी में भी ताक था और जज्बे के लिहाज से हर सिपाही इस दस्ते का असल में मर्द मुजाहिद था। नाजी को ये तब्दीली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ़ की और इसके साथ ही दरख्वास्त की कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसकी दावत कबूल करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको जवाब दिया कि वो 1 दिन में इसको बताएगा कि वो कब नाजी की दावत कबूल करेगा। नाजी के जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली से मशवरा किया कि वो दावत पर कब जाए। अली ने मशवरा दिया कि अब वो किसी वक्त भी दावत कबूल कर लें। दूसरे दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी वक्त दावत पर आ सकता है। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को 3 दिन के बाद की दावत दी और बताया कि ये दावत कम और जश्न ज़्यादा होगा और ये जश्न शहर से दूर सहरा में मशलों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतज़ाम होगा, बॉडीगार्ड्स के घोड़े अपने करतब दिखाएंगे, शमशीर जनी और बगैर तलवार की लड़ाइयों के मुकाबले होंगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात नहीं गुजारना पड़ेगी। रहायश के लिए खैमा नस्ब होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी प्रोग्राम की तफसील सुनता रहा। उसने नाजी ने गाने पर एतराज़ नहीं किया था। नाजी ने डरते और झिझकते हुए कहा, फ़ौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नीम मुसलमान हैं कभी कभी शराब पीते हैं। वो शराब के आदी नहीं, लेकिन वो इजाज़त चाहते हैं कि जश्न में इन्हें शराब पीने की इजाज़त दी जाए। आप इनके कमांडर हों, आप चाहे तो उनको इजाज़त दे दो, ना चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म मुसलत नहीं करना चाहता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इकबाल बुलंद हो, मैं कौन होता हूँ इस काम की इजाज़त देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करें। नाजी ने कहा, इन्हें इजाज़त दे दें कि जश्न की रात हंगामा आराई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। ये खबर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों तक पहुंची कि नाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एजाज़ में जश्न मुनक़िद कर रहा है और इसमें नाच गाना भी होगा, शराब भी होगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने
इस जश्न की दावत इन सब खराफात के बावजूद भी कबूल की है तो वो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। किसी ने कहा नाजी झूठ बोलता है और दूसरा पर अपना रोब डालना चाहता है, और किसी ने कहा कि नाजी का सुल्तान सलाहुद्दीन पर भी जादू चल गया है। ये राय नाजी के उन अफसरों को भी पसंद आई जो नाजी के हम नवा और हम प्याला थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चार्ज लेते ही इनकी ऐश शराब पर पाबंदी लगा दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा सख्त रिसलना रायत किया था कि किसी को भी पहले की तरह अपने फ़राइज़ से कोताही की जरूरत नहीं होती थी। वो इस पर खुश थे कि नए अमीर मिस्र ने उनको रात की शराब की इजाज़त दी थी, तो कल वो भी खुद इन सब चीज़ों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान जैसे बंदे को मालूम था कि सुल्तान ने इन सब खराफात की इजाज़त क्यों दी थी। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रेत के ज़रे भी नज़र आ जाते हैं। दूसरे हज़ार मिसलों ने वहाँ के सहरा को दिन बनाया था। बॉडीगार्ड्स का हजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ जो मुस्नद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का मालूम होता था। इसके दाएं बाएं बड़े मेहमानों के लिए नशिस्तें रखी गई थीं। इस वसी और इस तमाशगाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए नहायत खूबसूरत खैमे नस्ब थे। इनसे हटकर एक बड़ा खैमा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था जहाँ इससे रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सुबह सूरज तुलू होने से पहले वहाँ जाकर मुहाफ़िज़ खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहाँ मुहाफ़िज़ खड़े कर रहा था तो नाजी ज़कोई को आखिरी हिदायत दे रहा था। इस शाम ज़कोई का हुस्न कुछ ज़्यादा ही निखर आया था। इसके जिस्म से अत्तर की ऐसी भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी जिसमें सहर का तासर था। उसने बाल और यहाँ कंधों पर फैला दिए थे। सफ़ेद कंधों पर स्याही मैल भूरे बाल जहदों की नज़रों को गिरफ्तार करते थे। इसका लिबास इतना बारीक था कि इसके जिस्म के तमाम नशेब अफराज दिखाई देते थे। इसके होंठों पर कुदरती तबस्सुम अधखुल्ली कली की तरह थी। नाजी ने इसको सर से पांव तक देखा। तुम्हारे हुस्न का शायद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर असर ना हो तो अपनी ज़बान इस्तेमाल करना। वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ये भी ना भूलना कि उसके पास जाकर इसकी लौंडी बन जाओगी। अंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नज़र आता है। मगर दरख्त पर चढ़ कर देखो तो गैर उसे अपने कदमों में बैठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम इसे पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। इस सरजमीन में क्लोपत्रा ने सीनर्स जैसे मर्द आन को अपने हुस्न जुबानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया। क्लोपत्रा तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुमको जो सबक दिया है वो क्लोपत्रा की चालें थीं। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। नाजी ने कहा। ज़कोई मुस्करा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और हसीन क्लोपत्रा को हसीन नागन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हुआ तो मिसलें जल गईं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार आ गया। सुल्तान के आगे पीछे दाएं बाएं और मुहाफ़िज़ दस्ते के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब किए थे। इसी दस्ते में से ही उसने 10 मुहाफ़िज़ शाम से पहले ही यहाँ लाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजिंदों ने दफ की आवाज़ों पर इस्तकबाल धुन बजाई और सहरा अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जानसार असमत इस्लाम के पासबान आपको बसर चश्म खुश आमदीद कहते हैं। उनकी बेताबियाँ और बेकरारियाँ देखी आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए इसको जितने अल्फाज याद है नाजी ने कह दिए। जो ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठा, सर पर दौड़ते घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनाई दी। घोड़े जब रोशनी में आए तब उसने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था और उनके पास हथियार नहीं थे।
वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ ज़ाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो सवार रुकाबों में पाँव जमाए खड़े हुए। फिर उन्होंने लगामें एक हाथ में थाम ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों अतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और गिराने की कोशिश की। सब घोड़े जब आगे निकल गए तो दो सवार जो घोड़ों से गिर गए थे रेत पर कलाबाजियाँ खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और उसे अपने घोड़े पर लाद कर ले जा रहा था। हजूम ने इस कदर शोर बर्पा किया था कि अपनी आवाज़ खुद को सुनाई नहीं दे रही थी। ये आवाज़ अंधेरे में गायब हुए तो ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों अतराफ से और चार सवार आए और मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और इसके बाद शमशीर जनी हुई। 74 सवार आए। फिर घोड़सवारों और 74 सवारों ने कई करतब दिखाए। इसके बाद तेज जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहरे हुए जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शुजाअत और बहादुरी के इन मुकाबलों में जज़ब होकर रह गया था। उसे ऐसी ही बहादुर फौज की ज़रूरत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो मैं इसे फ़ौज से ही सलेबियों को घुटने बैठा सकता हूँ। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो उसने पहले दिया था। अगर नाजी से कमान ली जाए तो जज्बा भी पैदा किया जा सकता है, अली बिन सुफियान ने कहा। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी जैसे सलार को सबकदोश नहीं करना चाहता था बल्कि सुधार कर राह हक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों से यही देखने आया था कि ये फ़ौज इखलाक के लिहाज से कैसी है। उसको नाजी के इस बात से ही मायूसी हुई थी कि नाजी के कमांडर और सिपाही शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस दरख्वास्त की मंजूरी सिर्फ इस वजह से दी थी कि वो देखना चाहता था कि ये फ़ौज किस हद तक ऐश इशरत में डूबा हुआ है। जारी है। अगली किस्त देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।